हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सलमान गनाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एक नई क्लास, एक नई किताब और इस किताब का एक नया चैप्टर। जी हाँ, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी प्यारी सी बुक है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द कोल्ड वॉर एरा, इस चैप्टर को हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर रहने वाला है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है, ये चैप्टर हमें एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स का नाम क्या क्या है, और ये देखेंगे कि किस माइंडसेट के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो काइंड ऑफ समरी रहेगा, स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर। तो देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो आपका चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, अगर हम इसके कंटेंट को समझे तो क्या है इसका कंटेंट, आप देख सकते हैं द कोल्ड वॉर एरा। एरा क्या हुआ, टाइम पीरियड। द कोल्ड वॉर, ये क्या हुआ। देखिए, द कोल्ड वॉर टॉपिक हम आगे कवर करने वाले हैं, बट मैं आपको यहीं पे बता दूं। देखिए, द कोल्ड वॉर को समझने से पहले मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं तो देखिए, हमारे अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमारे हिस्ट्री में दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हुए, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच रहा है, और ये जो वॉर थी ये दो पावर्स के बीच में लड़ी गई थी, एलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर्स। ठीक, जो हमारा एक्सिस पावर्स है उसमें कौन कौन से थे, जर्मनी था, जापान था और इटली था। सिमिलरली जो हमारा अलाइड फोर्सेस था उसमें कौन कौन सी जो कंट्रीज थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर साथ में, इसको नोट करके चलना। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आपको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आपकी प्यारी सी बुक एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें सिखाएगी। कैसे, जब आप इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रहा था मैं, इन दो पावर्स के बीच में लड़ाई होती है, राइट। कौन जीता है, सबसे पहले समझते हैं कौन हारता है। तो जो एक्सिस पावर्स हैं वो हार जाती हैं, पिछाड़ देता है इनको ये अलाइड फोर्सेस। कौन कौन सी कंट्री, जर्मनी, जापान एंड इटली हार जाती हैं। जीता कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, और एक्चुअल में जीता कौन है, यूएसए एंड यूएसएसआर। ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो इनको पिछाड़ दिया था एक्सिस पावर्स ने, बट इसलिए क्योंकि ये अलाइड फोर्सेस के साथ थी, यूएस एंड यूएसएसआर के साथ, तो इनको विक्टोरियस माना जाता है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्सिस पावर ने इनको टोटली पिछाड़ दिया था। यूएस एंड यूएसएसआर जीती तो इसलिए इन्हें भी विक्टोरियस कंट्रीज में गिना जाता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बट आपके चैप्टर में सिर्फ दो आइडियोलॉजीज की बात की गई है, तो मैं आपको दो ही आइडियोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करने से पहले यूएसए एंड यूएसएसआर डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते आ रहे। अब जो यूएसए है वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहा है, वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते आ रहा है, और जो यूएसएसआर है जो डिसइंटीग्रेट होकर 1989 के बाद रशिया बनता है, वो यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो करते आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि अगर दोनों कंट्रीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते आ रहे थे तो ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपस में कैसे मिले, दोनों दोस्त कैसे बन गए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, एक बड़ा खतरा जब किसी को नजर आता है ना, तो वो दो इंसान अपनी दुश्मनी को भूलकर उस बड़े खतरे के अगेंस्ट में लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा खतरा था, वो था जर्मनी। तो इन दोनों दुश्मन ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर इस बड़े खतरे के अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट कर दिया, और इनफैक्ट यही पावर्स बाद में जीत जाती हैं और एक्सिस पावर्स को हरा देती हैं। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने से पहले ये क्लियर था कि वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू मल्टी सेंटर्स ऑफ पावर्स। जैसे कि जर्मनी में हिटलर पावर में था, इटली में मोसोलिनी पावर में था, बट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है ना, तब क्लियर हो गया होता है या तो यूएसए या तो यूएसएसआर, यूएसए या तो यूएसएसआर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये तीनों कंट्रीज हार गई होती हैं और इन दो कंट्रीज को पिछाड़ दिया होता है अच्छी तरह से इन्होंने। बट ये विक्टोरियस लिस्ट में इसलिए आती हैं क्योंकि ये एलाइड फोर्सेस के साथ में थी। अब देखिए, जो आपका चैप्टर है कोल्ड वॉर, अगर हम उसको समझें कोल्ड वॉर, तो कोल्ड
वॉर क्या हुआ? वॉर या तो लड़ाई या लड़ाई जैसी सिचुएशन। अब कोल्ड क्या हुआ? पॉलिटी में कोल्ड वॉर को, जो कोल्ड है वो इस सेंस में समझा जाता है, कोल्ड मीन्स जब ऑन ग्राउंड फाइट नहीं हो रही होती है, रियल फाइट नहीं हो रही होती है कंट्रीज के बीच, बट वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। कन्फ्लिक्ट्स इस लेवल के होते हैं कि दोनों कंट्रीज वेपन्स बनाने में लग जाती हैं, दोनों कंट्रीज आपस में अपने आप को डरा रही होती हैं, बट रियल फाइट नहीं हो रही होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान एंड इंडिया, क्या ये लड़ते हैं आपस में? क्या कभी इनके बीच वॉर हुई? नहीं हुई, बट कन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं। जैसे कश्मीर इशू को देख लो, कन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, पाकिस्तान कुछ चाहता है, इंडिया कुछ चाहता है। इसे कहते हैं कोल्ड वॉर, जब एक्चुअल में फाइट नहीं हो रही होती है बट कन्फ्लिक्ट्स इस लेवल के होते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यही वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाती है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। अब देखिए, जब 1945 का जो टाइम पीरियड है ना, उसके बाद बहुत सारी कॉलोनीज यानी कि बहुत सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिलता है, जिसमें इंडिया भी था। इनके अगेंस्ट में ना बहुत बड़ा चैलेंज था, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें किस ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहिए। क्या हमें यूएसए की तरफ जाना चाहिए या यूएसएसआर की तरफ जाना चाहिए? तो जो 1945 के बाद जो कंट्रीज फ्रीडम हासिल करती हैं, उन्होंने ना यूएसए वाले ब्लॉक को ज्वाइन किया, ना यूएसएसआर वाले ब्लॉक को ज्वाइन किया। इन्होंने थर्ड वे निकाला, जिसका नाम इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट रखा। इसमें क्या होता है कि ना वो यूएसए को ज्वाइन करते हैं, ना वो यूएसएसआर को ज्वाइन करते हैं, वो एक तीसरा रास्ता निकालते हैं और अपने आप को डेवलपमेंट के रास्ते पे लेते हैं। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की तरफ फोकस किया, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, ये अलग से एक टॉपिक है, इसको हम एंड पे पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो कोल्ड वॉर मेनली दो कंट्रीज के बीच में था, यूएसए एंड यूएसएसआर। मतलब दोनों कंट्रीज आपस में एक्चुअल में नहीं लड़ रही थी, रियल फाइट नहीं हो रहा था कि दोनों कंट्रीज वेपन्स का यूज कर रही थी एंड एक दूसरे पे लॉन्च कर रही थी, नहीं। बट कॉन्फ्लिक्ट्स इस लेवल के थे कि दोनों कंट्रीज को आपस में बहुत ज़्यादा डर था। जैसे कि अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान के एग्जाम्पल उठाएं, क्या कश्मीर इशू पे दो कंट्रीज लड़ रही हैं? क्या कभी एक्चुअल फाइट हुई? नहीं। बट कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो आप किस लेवल के हैं? दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आपस में अपोजिट में, तो क्या कभी एक्चुअल फाइट हुई? नहीं, जिसको हम हॉट वॉर कहते हैं। हॉट वॉर होता है कि जब दोनों कंट्रीज वेपन्स का यूज करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, बट कोल्ड वॉर इज नॉट लाइक दैट। कोल्ड वॉर में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके कंट्रीज आपस में टकराव में होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। अब हम समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं। सो ये रहे कुछ टॉपिक्स आपके फर्स्ट चैप्टर के। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। इसमें हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर पीक पे कैसे था इस इवेंट की वजह से, राइट। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज द कोल्ड वॉर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इस टॉपिक में हम इसको एलोबरेट मैनर में समझेंगे। द इमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स, इसमें हम देखेंगे कि यूएसए एंड यूएसएसआर कैसे पावर्स के तौर पे इमर्ज होकर आती हैं। उसके बाद एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, हम देखेंगे कि किन किन एरियाज में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। उसके बाद हम चैलेंज टू बाइपोलैरिटी को समझेंगे। देखिए वर्ल्ड बाइपोलर में बटा हुआ था, यानी कि टू पोल्स में, तो उनके अगेंस्ट में उनके सामने चैलेंज कौन सा उभर कर आता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम कंट्रीज। तो ये क्या करती हैं, ना यूएसए को ज्वाइन कर सकती हैं, ना यूएसआर को ज्वाइन करती हैं, एक थर्ड वे निकालती हैं और अपनी डेवलपमेंट में फोकस करती हैं। और ये वो वाली कंट्रीज थी जो 1945 के बाद फ्रीडम को हासिल करती है, जिसमें इंडिया भी था, याद रखना। एंड द जवाहरलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इनिशिएटिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उन्होंने ही ये क्रिएट किया था। उसके बाद इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखिए हर चैप्टर को समझ लेने के बाद हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। हम समझेंगे कि क्या कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल रहा है, जो इन्होंने नाम बनाया हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी, क्या इंडिया में उसका क्या रोल था, क्या सक्सेसफुल रहा, क्या अनसक्सेसफुल रहे, जो भी सारी चीज़ें लास्ट में इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। टॉपिक्स कितने हैं, क्या चैप्टर का थीम है, सब चीज़ें आपको क्लियर मैनर में समझ आ गई होंगी। तो इसी तरह हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कवर करेंगे।
तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।